गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं क्रांति सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस HKMV जीन। मैं उम्मीद कर रही थी कि आप लोगों से सेकंड सेम में मुलाकात आमने सामने होगी, फेस टू फेस वी विल इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ इन आवर ऑन क्लास। बट ऐसा इस पेंडेमिक की वजह से हो नहीं पा रहा है। इस पेंडेमिक ने फिर से अपना मुंह उठा लिया है और इस दौरान हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अधिक बढ़ गई हैं। हम घर पर रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने घर वालों को सुरक्षित रखें और अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसको बहुत ही डिग्निटी के साथ और बहुत ही सिंसियरिटी के साथ हम कंटिन्यू रखें। तो बच्चों, आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, आपके सेकंड सेम का फर्स्ट चैप्टर है संघवाद, फेडरलिज्म। वैसे तो अगर आपने फर्स्ट सेम बहुत अच्छे से किया फर्स्ट यूनिट, तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे रिपीट होते नजर आएंगे। आपको बहुत सारी चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो अगर संघवाद, फेडरलिज्म की बात करें तो संघवाद है क्या? मैं थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको दे देती हूँ या एक उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूँ कि एक्चुअल में संघवाद होता क्या है। अगर हम प्राचीन समय की बात करें, नगर राज्य जब हुआ करते थे, या और भी साधारण शब्दों में कहूँ तो राजा रूल किया करते थे, उस समय की अगर हम बात करें तो जनसंख्या भी कम थी, थ्रेट भी बहुत कम थे, इंटरनेशनल किसी प्रकार के दबाव नहीं होते थे, इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसी समस्या नहीं होती थी। एक राज्य होता था, राजा को उसमें रूल करना होता था और अपने अनुसार वो उस राज्य को चलाता था, अपने अनुसार उसकी आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों को देखता था। लेकिन वर्तमान में अगर आधुनिक लोकतंत्र की बात करें या अगर आधुनिक समाज की बात करें, तो इस आधुनिक समाज में बहुत सारी चीज़ें एक राज्य के साथ जुड़ जाती हैं। उसे विदेशी मामलों की तरफ ध्यान देना पड़ता है। अब वो इंटरडिपेंडेंसी का दौर है, आत्मनिर्भरता नहीं रही है, एक दूसरे पर निर्भरता की बात चलती है। चाहे वो किसी भी मामले में हो, आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक, हर प्रकार से जो है अब जो दूसरे देशों पर निर्भरता बढ़ गई है। ऐसे में एक राजा जो है पूरे देश पर नियंत्रण नहीं रख सकता है। दूसरा, पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए जनसंख्या और अन्य मामलों के नज़रिए से देखा जाए तो एक राजा द्वारा शासन चलाना आज के आधुनिक युग में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आज लोकतंत्र की अवधारणा को बहुत अधिक बढ़ावा मिल रहा है, जिसमें राजा नहीं बल्कि लोगों के शासन की बात चलती है। तो इस आधुनिक प्रजातांत्रिक युग में संघवाद की जरूरत पड़ गई है। कैसे? क्योंकि एक राजा या कोई एक व्यक्ति या कोई एक पार्टी पूरे देश पर शासन उतने अच्छे तरीके से नहीं चला सकते इस प्रजातांत्रिक युग में। ऐसे में उस देश को जो है विभिन्न इकाइयों में बांट दिया जाता है, जिसे राज्य कहा जाता है, जिसमें वो जो देश है वहाँ पर केंद्र स्तर पर एक सरकार रूल करती है और राज्य स्तर पर राज्य सरकारें रूल करती हैं। तो यही जो केंद्र राज्य का कंसेप्ट है वो संघवाद में आता है। और भी इसलिए अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो भारत जो है एक संघवादी व्यवस्था है। कैसे? देखिए, यहाँ पर केंद्र में बात करें तो केंद्र सरकार है जो विदेशी मामलों, रक्षा क्षेत्र और अन्य भी बहुत सारे मामलों को देखती है। केंद्र सरकार का मतलब जो वर्तमान में हमारी मोदी सरकार है वो केंद्र सरकार के तौर पर काम करती है। अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों में हमारे 28 राज्य हैं और राज्यों में राज्य सरकारें हैं जो अपनी अपनी टेरिटरी के अनुसार काम करती है। तो इस तरह केंद्र और राज्य सरकारें आपस में मिलजुल कर जो है काम करती हैं और यही संघात्मक व्यवस्था का मेन कंसेप्ट है। अब अगर हम संघ या संघात्मक सरकार के अर्थ की बात करें या मीनिंग ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, आना शब्द है अंग्रेजी के फेडरेशन से बना है या फेडरल से बना है, जो कि लेटिन भाषा, इटालियन जो भाषा है, लेटिन भाषा के एक शब्द फोडस से लिया गया है, जिसका अर्थ है संधि या समझौता। इस प्रकार संघवाद एक देश में समझौता होता है केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य है। मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहूँ कि MCQ बहुत बार पूछा जाता है कि संघवाद जो है किस भाषा से जन्म लिया है और किस शब्द से इसका जन्म हुआ है। तो फोडस आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट। और फोडस का मीनिंग क्या है? संधि या समझौता, इसको भी आप ध्यान रखें। तो हम कह सकते हैं कि संघवाद जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य शक्तियों का बंटवारा है। ये जो शक्तियां हैं ये संविधान द्वारा निश्चित की जाती है। क्यों ये शक्तियों का बंटवारा किया गया है संघवादी व्यवस्था में? ताकि केंद्र सरकार अपना काम अच्छे से कर सके, राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में अपना काम अच्छे से कर सके, दोनों के क्षेत्रों में आपस में किसी प्रकार का क्लैश ना हो, दोनों ही एक दूसरे के कामों में हस्तक्षेप न करें। इस वजह से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। और ये शक्तियाँ कैसे निर्धारित होती हैं? संविधान द्वारा निश्चित की जाती हैं। शक्तियों की बात करें तो ये आप पिछले
सैम में भी फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ चुके होंगे कि केंद्र और राज्य सरकारों की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, जो कि 3 हिस्सों में बांटी गई हैं, संघ शक्ति, राज्य शक्ति और समवर्ती सूचियाँ, 3 सूचियों में बांटा गया है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। और यही जो सूचियाँ हैं, यही सूचियाँ आपके आगे जाकर आपको पता है कि इनमें शक्तियाँ दी गई हैं। 99 विषय जो है केंद्र के हैं, इसी तरह से 62 विषय राज्यों के, 47 समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो हर सूची के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है ताकि ये शासन व्यवस्था, जो संघीय शासन व्यवस्था है भारतीय, बहुत अच्छे तरीके से आराम से चले। तो ये लास्ट में मैंने आपको ध्यान दिया तो मैंने बताया है कि विश्व की पहली संघात्मक व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका रही है। ये आप भूमिका में जरूर लिखें, ये एमसीक्यू में भी बहुत बार पूछा गया है। और ये भी पूछा गया कि संघवाद का अर्थ क्या है। संघवाद का अर्थ है केंद्र राज्य के मध्य समझौता या शक्तियों का बंटवारा। तो इस तरह से संघात्मक सरकार की परिभाषा की अगर बात करें, मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि आप 16 नंबर का क्वेश्चन जब लिख रहे होते हैं तो उसमें डेफिनेशन जरूर लिखें। जैसे मोंटेस्क्यू क्या कहते हैं, मोंटेस्क्यू के अनुसार संघात्मक सरकार एक ऐसा समझौता है जहां बहुत से एक जैसे राज्य बड़े राज्यों के सदस्य बनने के लिए सहमत होते हैं, एक साथ मिलते हैं। हैमिल्टन के अनुसार संघ राज्य राज्यों का एक ऐसा समुदाय है जो एक नवीन राज्य व्यवस्था की स्थापना करता है। तो ये जो है मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दी है, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो तो वो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं 2 डेफिनेशंस को। अब हम विशेषताओं की बात करें, भारतीय संविधान की संघीय लक्षण या विशेषताएं क्या हैं। अभी तक तो हमने संघात्मक किसे कहते हैं उस पर बात की थी। अब भारत में कैसी संघीय व्यवस्था है, जैसे मैंने आपको बता दिया, एक अमेरिका का एग्जाम्पल दिया कि अमेरिका में सबसे पहले व्यवस्था थी। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की शक्तियाँ बिल्कुल अलग दी गई हैं। आपस में कोई हस्तक्षेप नहीं होता, कोई आपस में इस तरह के बंटवारे में कोई झगड़े की बात नहीं आती कि एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में जाकर वो हस्तक्षेप करें। राज्य के अपने कानून हैं, अपना संविधान है, अपनी शासन व्यवस्था है, अपनी न्यायपालिका है, और केंद्र सरकार की अपनी न्यायपालिका है, अपना शासन व्यवस्था है, अपना संविधान है। तो इस वजह से बहुत ही कम क्लैश देखने को मिलता है केंद्र राज्य सरकारों के बीच में, आपस में वो अच्छे से काम करती हैं। लेकिन भारत में, भारतीय संघीय व्यवस्था में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे यूँ लगता है कि राज्य सरकारें पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हैं, और जो भारतीय संविधान है वो केंद्र को अधिक शक्तियाँ देता है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि देखो, अगर राज्य सूची और केंद्र सूची में अगर बात करें तो केंद्र सूची के विषय बहुत अधिक हैं राज्य सूची के विषयों के कंपैरिजन में। केंद्र सूची में 99 विषय दिए हैं, राज्य सूची में जस्ट 62 विषय हैं। तो विषयों के आधार पर आप समवर्ती सूची की बात करें जिसमें कि 47 विषय दिए गए हैं, बट उनमें अगर किसी प्रकार का क्लैश होता है तो केंद्र सरकार का जो कानून है वो जो है मान्य होगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि राज्य सरकारों को पीछे रखा गया। तो ऐसे बहुत सारी आप चीज़ें देखोगे आने वाले समय में जहाँ पर आपको ये लगेगा कि यहाँ तो केंद्र सरकार ज़्यादा मजबूत है, राज्य सरकारों को उतनी शक्तियाँ नहीं दी गई है। तो इस वजह से कई बार हमें लगता है कि एकात्मक है भारतीय संविधान, भारतीय संघवाद, या कई बार हमें यूँ लगेगा कि मिश्रण है दोनों का। तो सबसे पहले तो हम एक छोटा सा एक इंट्रो ले लेते हैं कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था वास्तव में है कैसी। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में संघीय शासन प्रणाली है, ये भारतीय संविधान कहता है। हालांकि संविधान में कहीं भी संघ या फेडरेशन शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया है। एक जगह भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो ये जो मैंने शुरुआत की 4 लाइनें आपको लिखवाई हैं, ये यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट MCQ दिए गए हैं। पहले, भारत में कहीं भी संघवाद या संघ शब्द का भारतीय संविधान में जिक्र ही नहीं किया गया है। संघ के स्थान पर क्या किया गया है, राज्यों का संघ शब्द का इस्तेमाल किया। ये 2 इम्पोर्टेंट MCQ, इनको ध्यान रखें। भारत में राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। स्टेट्स की यहाँ स्पेलिंग ठीक है तो आप उसको ठीक कर लेना। और कौन से अनुच्छेद में राज्यों का संघ शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो अनुच्छेद 1। तो ये 3 MCQ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ये बहुत बार आपके एग्ज़ाम में आए हैं। परंतु अगर विद्वानों की बात करें जिन्होंने भारतीय संविधान को बहुत अच्छे से पढ़ा है, वहाँ पर उनके बीच में एक गंभीर विवाद हो गया है। और वो विवाद क्या है कि कुछ भारतीय संविधान
की जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसे एकात्मकता की ओर झुका हुआ कहते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया कि क्यों एकात्मकता की ओर झुका हुआ कहते हैं, एक एग्जाम्पल के तहत मैंने बताया था कि सूचियों को ही देख लो आप, सूचियों में कितना ज़्यादा भेदभाव किया गया है राज्य और केंद्र सरकार के बीच में, इसलिए एकात्मकता की ओर झुका हुआ है। DN बनर्जी इस बात को कहते हैं, बहुत अधिक जोर देते हैं कि भारतीय संविधान का ढांचा संघीय है परंतु उसका झुकाव एकात्मकता की ओर है। कहते हैं कि ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया गया है कि संघवाद दिखता है दूर से, तो संघीय व्यवस्था दिखती है दूर से, लेकिन अगर पास से देखें, अगर इसका मूल्यांकन करें तो लगता है कि एकात्मकता की ओर अधिक झुका है, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ अधिक झुका हुआ है। इसी प्रोफेसर अलेंग्रोविच जो है वो भारत को अर्ध संघात्मक व्यवस्था कहते हैं, जो कि एकदम परफेक्ट शब्द है भारतीय संघीय व्यवस्था के लिए। तो कई बार MCQ में पूछा गया है कि भारतीय संघवाद को अर्ध संघात्मक व्यवस्था कौन कहता है, अलेक्जेंड्रोविच कहते हैं। या भारतीय संघीय व्यवस्था को निम्न में से कौन सी व्यवस्था कहा गया है, संघात्मक व्यवस्था, तो अर्ध संघात्मक व्यवस्था भी वहाँ पर कई बार आपको ठीक करना पड़ सकता है MCQ में। परंतु भारतीय व्यवस्था अगर वास्तव में हम देखें, हम बिल्कुल ना तो हम बिल्कुल पक्ष में जाएंगे ना ही विपक्ष में, मतलब कि ना ही तो हम पूरी तरह से ये कहेंगे कि संघात्मक व्यवस्था है, ना ही हम पूरी तरह से ये कहेंगे कि एकात्मक व्यवस्था है। हम आगे चलकर हमारे क्वेश्चन को इस तरह से डिवाइड करने वाले हैं कि ये एक मिश्रित व्यवस्था की तरह दिखता है, यानी कि भारतीय जो व्यवस्था है वास्तव में संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था का एक मिश्रण के तौर पर दिखती है, और विभिन्न विशेषताओं के माध्यम से हम इसे जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे भारतीय संविधान को एकात्मक व्यवस्था नहीं कहा जा सकता और कैसे भारतीय संविधान को केवल संघात्मक व्यवस्था नहीं कहा जा सकता और कैसे भारतीय संविधान को दोनों का मिश्रण कहा जा सकता है। तो ये जो मैंने 3 बातें आपको कही हैं, अगर आप ध्यान से इसको बार बार रिपीट करके सुने तो आपको पता चल जाएगा कि 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें उठ कर आएंगे। जो पहला क्वेश्चन आपका आएगा कि भारतीय संविधान में संघात्मक है परंतु भाव में एकात्मक है, यानी कि यहाँ पर हम एकात्मकता वाले लक्षणों को डिस्कस करेंगे, जो 16 नंबर का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार ये कहा गया कि भारतीय संविधान एक अर्ध संघीय व्यवस्था है। यहाँ पर भी हम जो है कुछ ऐसा एकात्मकता वाले गुणों को इसमें डिस्कस करने वाले हैं। एक 16 नंबर का बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान जो है मिली जुली व्यवस्था है, मिश्रित व्यवस्था है, तो ये भी एक 16 नंबर डिस्कस करेंगे। तो आज जो मैंने आपको करवाया है, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करवा दूँ उस चीज़ को कि आज हमने क्या क्या किया है। आज हमने सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो हमारा संघवाद क्या है, इसका इतिहास क्या रहा है, क्यों संघवाद व्यवस्था लाने की ज़रूरत महसूस हुई, फिर संघवाद कहाँ से जन्म लेता है ये शब्द और इसका वास्तव में अर्थ क्या है, इस पर हमने डिस्कस किया। फिर 2 परिभाषाएं मैंने आपको बताई। अगर फिर भारतीय संघवाद पर हमने फोकस किया कि भारतीय संघवाद कैसा है, भारतीय संघवाद के बारे में क्या क्या संविधान कहता है और कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें उठ के आएंगे। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। आप इसको बहुत अच्छे से अपने ध्यान में रखें। किसी आती है तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अब हम जो विशेषताएं हैं उनके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी विशेषताएं, टोटल 7 विशेषताएं हमने कंसीडर की हैं भारतीय संघवाद की, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को बार बार देखें। अगर आप फर्स्ट वीडियो अच्छे से नहीं देख पाएंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होगा, आपको चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी। तो फर्स्ट चैप्टर आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें ताकि आप आने वाले 12 चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर पाओ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।